गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 4 और लेसन नंबर 4 में हमारी जो थी वो मोटिवेशन टेक्निक्स पढ़ रहे थे हम। इसके बारे में अपन ने फर्स्ट से थर्ड टेक्निक्स पढ़ ली थी। अब हमारी फोर्थ टेक्निक्स जो है विलियम ओची के राइटर हैं एक, उनके द्वारा। तो इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी है वो है दी है विलियम ओची जेड थ्योरी। यानी किसी भी पर्सन को मोटिवेट करने के लिए उन्होंने जेड थ्योरी जो है उसका प्रतिपादन किया, यानी उसको बनाया। तो जेड थ्योरी जो है वो क्या कहती है? जेड थ्योरी कहती है हाउ अमेरिकन बिजनेस कैन मीट द जापानीज चैलेंज, कि जो अमेरिकन बिजनेसमैन है या अमेरिका का जो बिजनेस है वो जापानीज बिजनेस से किस तरीके से चैलेंज कर रहा है या फाइट कर रहा है, कि किस तरीके से उसको कंपैरिजन कर रहा है। ये इन्होंने एक बुक लिखी थी जो 1981 में लिखी थी। इसमें थ्योरी जेड इज बेस्ड ऑन द एनालिटिक स्टडी ऑफ मैनेजमेंट, यानी ये जो बुक लिखी है इन्होंने इसको किस पर बेस्ड किया है? इस बात पर कि किस तरीके से मैनेजमेंट जो है वो किया जा रहा है, प्रैक्टिस ऑफ अमेरिका एंड जापानीज कंपनी। यानी इन्होंने कंपैरिजन किया कि अमेरिका में किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है और जापानीज कंपनी में किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है। प्रोफेसर ओची ने तीन जो है वो फंडामेंटल बेसिस बताए इन्होंने, कि उन्होंने तीन फंडामेंटल बेसिस पे काम किया है, जिसमें इन्होंने कहा है कंप्यूटर सब्सिडियरिटी और इंटीमेसी। यानी ये तीन चीजें उन्होंने बेस बताई हैं जिस पर इन्होंने अमेरिकन और जापानी कंपनीज का कंपैरिजन किया है। अब यहाँ पर हमने दिया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जापानी मैनेजमेंट, यानी जो विलियम ओची हैं इन्होंने ये अनुमान लगाया कि किस तरीके से अमेरिकन कंपनी जो प्रोग्रेस करना चाहती हैं वो उतनी प्रोग्रेस नहीं कर पा रही हैं जितनी प्रोग्रेस उनको करनी चाहिए। तो जापानीज कंपनी में ऐसा क्या है जो वो अमेरिकन कंपनी से ज़्यादा प्रोग्रेस कर पा रही हैं, इसका कंपैरिजन करने के लिए ही उन्होंने ये जो थ्योरी थी इसको बनाया। अब इन्होंने यहाँ पर दी है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी जो जापानीज कंपनी का मैनेजमेंट है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनमें क्या विशेष बात है जो कि हमको ये बता सकती है कि किसी भी कंपनी में अगर मैनेजमेंट इस टेक्निक से किया जाए तो वो जो है अच्छे से होगा और वहाँ पर मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छा होगा। तो इन्होंने फर्स्ट जो है वो दिया है लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट। जापानी कंपनियां जो होती हैं वो अपने एम्प्लॉय को जब एम्प्लॉयमेंट पे रखती हैं तो उनको एक लंबे समय का जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस साइन किया जाता है कि उनको 10 साल या 15 साल तक उस कंपनी में ही काम करना पड़ेगा, उनको हटाया नहीं जाएगा। तो ये लाइफ टाइम जो एम्प्लॉयमेंट होता है इससे क्या होता है, जैसे अगर किसी वर्कर को आपने लगाया और साल 2 साल के बाद उसको हटा दिया तो वो क्या होता है, डिप्रेस हो जाता है कि उसने काम अच्छा नहीं किया इसलिए हटा दिया। तो जो जापानीज कंपनी है वो उनको कॉन्ट्रैक्ट ही 10 या 15 साल का करती हैं, जिससे कि जो काम करने वाला पर्सन है वो एकदम निश्चिंत हो जाता है कि कम से कम 10 साल तो हमको इस कंपनी में काम करना है, इसलिए वो अपना मन लगा करके और अच्छा कार्य करता है और वो मोटिवेट होता है। तो ये था लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद है स्लो इवैल्यूएशन एंड प्रमोशन, यानी जैसे अदर कंट्रीज में आपने बहुत अच्छा वर्क किया, आपको तुरंत प्रमोट कर दिया गया या आपको जो है वर्क जो है उसको प्रमोशन दे दिया गया या आपका जो इवैल्यूएशन है वो बहुत कम समय में कर लिया। लेकिन जो जापानीज कंपनी है वो क्योंकि 10 साल तक उसको समय देती है कि 10 साल तक आप जो काम करोगे उसका इवैल्यूएशन होगा और उसके आधार पर आपका प्रमोशन होगा। तो जो जापानीज कंपनी में काम करने वाले वर्कर हैं वो अपनी एफिशिएंसी को धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं, क्योंकि उनको ये पता होता है कि हमारा जो इवैल्यूएशन है और प्रमोशन है वो स्लो होगा, बहुत तेजी से नहीं होगा। हम तेजी से काम अच्छा करेंगे तो हमारा प्रमोशन ऐसा नहीं है कि आज काम अच्छा किया तो आज ही हो जाएगा। तो वहाँ पर ये स्लो इवैल्यूएशन और प्रमोशन है, जिससे वर्कर जो होता है वो मन लगा करके धीरे धीरे अपनी जो कैपेसिटी होती है उसको इंक्रीज करता है। फिर आपके कैरियर पथ में जो जापानीज कंपनी है वहाँ पर जो जापानीज कंपनी का वर्कर्स का कैरियर होता है वो कंटिन्यू रहता है, लगातार वो 10 से 15 साल 20 साल वो एक ही कंपनी में वर्क करते रहते हैं। तो उनका जब कैरियर डिसाइड होता है और कैरियर उनको पता होता है कि हमको यहीं काम करना है, तो वो अपने कैरियर के प्रति जो उनकी जागरूकता है वो खत्म हो जाती है। वो एक जगह जब किसी कंपनी में लग जाते हैं तो वो बार बार प्रयास नहीं करते उस कंपनी को छोड़ करके दूसरी कंपनी में जाने के लिए। इसके बाद है आपके
एम्फेसाइज ऑन ह्यूमैनिटी, यानी वहाँ पर जो ह्यूमैनिटी है, मनुष्य है, उसका जो रिवैल्यूएशन है या कैलकुलेशन है वो उसके एफर्ट्स के आधार पर होता है, यानी वो कितना एफर्ट कर रहा है, किस समय में वो कितना काम कर पा रहा है, लॉन्ग टर्म में वो क्या रिजल्ट दे रहा है, इसके ऊपर उसका इवैल्यूएशन होता है। फिर इसके बाद है आपके कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। अब वहाँ क्या होता है, पर्सनल जो एक पर्सन को वर्क दिया हुआ है, उस पर्सनल एक पर्सन के हिसाब से जो है वो इवैल्यूएशन नहीं होता, बल्कि वो ग्रुप जो एक जैसा काम कर रहा है, सब एक ही काम को करने में लगे हुए हैं, तो वो जो आपके कलेक्टिव डिसीजन है उनके सबके लिए वो डिसीजन लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एक पर्सन के लिए वो डिसीजन लिया जा रहा है। इसके बाद है ह्यूमन परफॉर्मेंस डेवलपमेंट। अब यहाँ पर किसी भी वर्कर को अगर उसको डेवलप करना है, यानी वो वर्क कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है, उसको वो वर्क ज़्यादा अच्छे सिखाना पड़ेगा, तो उसको जो ट्रेनिंग देनी है या जो भी करना है उसका डेवलपमेंट करने के लिए वहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है जापानी कंपनीज में, और वो उनको अच्छे से उस कंपनी में जो है वो ये बताया जाता है कि उनको किस तरीके से अपने वर्क कैपेसिटी को डेवलप किया जाए। इसके बाद आपके हैं लास्ट आपके हैं इनफॉर्मल कंट्रोल। दो प्रकार से कंट्रोल होता है, एक तो होता है फॉर्मल कंट्रोल और एक होता है इनफॉर्मल कंट्रोल। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है कि फॉर्मल कंट्रोल का मतलब ये है कि ऑफिसर ये समझता है कि मैं ऑफिसर हूँ और ये मेरे नीचे काम करने वाला सबऑर्डिनेट है, तो मुझे इसको चाहे जैसे जो है कंट्रोल करने का अधिकार मिला हुआ है। लेकिन जो इनफॉर्मल कंट्रोल होता है उसमें एक ऑफिसर और सबऑर्डिनेट जो है वो एज ए फ्रेंड काम करते हैं और उनका कंट्रोल भी जो है एज ए फ्रेंड होता है, यानी वो जो भी सलाह या ऑफिसर जो भी सलाह या मशवरा देता है वो एज ए फ्रेंड देता है वर्कर को। तो इससे क्या होता है कि जब आपके इनफॉर्मल कंट्रोल हो रहा है तो किसी को भी जो है वो किसी भी ऑफिसर की कही हुई बात का बुरा नहीं लगता, बल्कि वो एक तरह से एक फैमिली के जैसे काम करते हैं, और इससे क्या होता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होती है। तो ये थी अपनी विलियम मॉची की जेड थ्योरी, और इसमें हमारा जो लेसन नंबर 4 है वो खत्म हो गया। आगे हम अगले लेसन में पढ़ेंगे।